So hello everyone, welcome back to the Science Mentor, आपका अपना डेडिकेटेड चैनल जहां हम डी ट्रिपल एस बी जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट एग्जाम के फोरेंसिक साइंस सिलेबस को क्लियरली समझते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे प्रैक्टिकल और हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट, चैप्टर 4, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन। सो देखिए, अगर प्रीवियस ईयर पेपर अगर एनालाइज करो तो इस सिंगल चैप्टर से 4 से 6 एमसीक्यू डायरेक्ट आते हैं, चाहे वो एविडेंस पैकेजिंग पर हो, सर्च पैटर्न या चेन ऑफ कस्टडी या फिर लीगल सेक्शंस पर हो। तो आज की क्लास में हम सिर्फ रट्टा नहीं मारेंगे बल्कि एक रियल क्राइम इन्वेस्टिगेटर की तरह सोचना सीखेंगे। नोटबुक और पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाइए। बोर्ड पर जो मैं चार्ट्स और हेडिंग्स लिखूंगा उनको नीट नोट्स बना के, ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम पूरे लेक्चर का एक मेंटली क्लियर रोड मैप, ओके, बना लेते हैं बोर्ड पर। सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड रोड मैप। ओके, सो हमने इस चैप्टर को पूरे 6 कोर मॉड्यूल में डिवाइड किया है। मॉड्यूल 1 में हम समझेंगे कि क्राइम सीन से एग्जैक्ट लीगल डेफिनेशन क्या है और लॉकहार्ट ट्रायड कैसे काम करता है। ओके, क्राइम सीन की डेफिनेशन क्या है और लॉकहार्ट ट्रायड कैसे काम करता है हम यहाँ पर देखेंगे मॉड्यूल 1 में। फिर मॉड्यूल 2 में हम प्राइमरी, सेकेंडरी, इंडोर, आउटडोर क्राइम सीन्स के को डिस्कस करेंगे। फिर मॉड्यूल 3 में हम फिर 5 सर्च पैटर्न पढ़ेंगे, ओके, जो कि इम्पोर्टेंट है डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम्स के लिए। मॉड्यूल 4 में हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर की ड्यूटीज और 3 जोन सिक्योरिटी पैटर्न समझेंगे, ओके। मॉड्यूल 4 विच इज मैनेजमेंट। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन यानी फोटोग्राफी का 2 शूट रूल, स्केचिंग के 3 मेजरमेंट मेथड और राइटिंग नोट्स के बारे में भी समझेंगे। और मॉड्यूल 6 सबसे क्रूशियल है विच इज एविडेंस पैकेजिंग मैट्रिक्स, लीगल सेक्शंस कैसे, जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और ब्रोकन चेन कस्टडी का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, मॉड्यूल 6 में हम कवर करेंगे। इस रोड मैप को दिमाग में फिट रख के हर मॉड्यूल के बाद हम डिटरबेंस भी पैटर्न एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ओके। सो अब सबसे पहला सवाल आता है कि क्राइम सीन क्या होता है। सो व्हाट इज क्राइम सीन। आम इंसान सोचता है कि जहाँ किसी का मर्डर हुआ है या जहाँ चोरी हुई है बस वही क्राइम सीन है। पर एज अ फोरेंसिक साइंटिस्ट आपकी सोच ब्रॉड होनी चाहिए। ओके, सो डेफिनेशन देखिए। A crime scene is defined as any location where a criminal act took place or where physical evidence is related to the offense can be recovered. Okay. A crime scene is defined as any location where the criminal act has taken place or where the physical evidence related to the offense can be recovered. So मान लो एक इंसान उसके घर में शूट किया गया। So the location A is घर। Then बॉडी को एक कार में डालकर ले गए, लोकेशन बी। चाकू को एक नाले में फेंक दिया, लोकेशन सी। और खून सना एक कपड़ा डस्टबिन में डाल दिया, लोकेशन डी। ये चारों की चारों जगह लीगली क्राइम सीन है। सो वर्ड पर देखिए, आजकल डिजिटल एज में अगर किसी के साथ साइबर स्टॉकिंग,
हैकिंग या फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो वो भी स्मार्टफोन, लैपटॉप, सर्वर भी डिजिटली या लीगली एक डिजिटल क्राइम सीन माने जाते हैं। सो एग्जाम में स्टेटमेंट क्वेश्चन आए तो याद रखना कि क्राइम सीन फिजिकल बाउंड्री तक लिमिटेड नहीं होता। ओके, so the modern scope is digital crime scene include, I am writing here, digital crime scene include laptop, okay, and servers, cloud server, etc. So extended scope of and digital environment, इसे भी देख लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू which is already. So extended scope digital environment. So the crime scene is not limited to the place of offense. It extended to indoor structures and room, outdoor open spaces, water bodies, vehicles, transport convenience. Digital environment include mobile phone, laptops, cloud server, cybercrime scenes. Okay, now moving forward, the forensic linkage triad. So अब बात करते हैं कि इस फोरेंसिक साइंस या क्राइम सीन की इतनी इज्जत क्यों है, क्यों पुलिस सबसे पहले मौके को सील करती है। तो बोर्ड पर बने इस ट्राइंगल को देखिए, ये लेट मी मेक द ट्राइंगल एड पेज। सस्पेक्ट सबसे पहले, ओके, तो सस्पेक्ट हिम एंड क्रिमिनल क्राइम सीन, सॉरी। ओके, इसे हम फोरेंसिक लिंकेज ट्रायड कहते हैं। इसके सेंटर में होता है फिजिकल एविडेंस। सो डॉक्टर एडमंड लॉकहार्ट ने एक इमोर्टल स्टेटमेंट दिया था कि एवरी कॉन्टेक्ट लीव्स अ ट्रेस। तो जब भी कोई क्रिमिनल क्राइम सीन पर आएगा तो वो कुछ ना कुछ वहां छोड़कर जाएगा, जैसे फिंगरप्रिंट, हेयर, फुटवियर मार्क, ब्लड, और सीन से कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाएगा, जैसे कारपेट फाइबर या ग्लास पार्टिकल्स। तो फिजिकल एविडेंस को हम साइलेंट विटनेस कहते हैं। आई विटनेस झूठ बोल सकता है, प्रेशर में आकर मुकर सकता है, लेकिन फिंगरप्रिंट या डीएनए कभी झूठ नहीं बोलता। फिजिकल एविडेंसेस इन तीन डॉट्स को जोड़ता है, सस्पेक्ट, विक्टिम एंड क्राइम सीन। नाउ मूविंग टू द slides. So formulated by Dr. Edmond Locard, the father of modern forensics. Whenever two objects come into contact, I think this is
wrongly mentioned here. Okay. So whenever two objects come into contact, there is always a transfer of material between them. So the physical evidence serves as a silent witness that connect all elements of the crime scene. So this is the triad. Now moving to the next slide. तो यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ डी ट्रिपल एस भी एस्पिरेंट्स कंफ्यूज होते हैं. तो क्लास वर्सेस इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इसे क्रिस्टल क्लियर समझते हैं. तो मान लो क्राइम सीन पर एक ब्लड स्टेन मिला. हमने लैब में चेक किया कि ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है. क्या हम कह सकते हैं कि मर्डर मिस्टर शर्मा ने किया है, उनकी ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है? सो बिल्कुल नहीं, क्योंकि लाख लोगों का ब्लड ओ पॉजिटिव हो सकता है. सो इसे कहते हैं क्लास कैरेक्टरिस्टिक, जो एक पूरे ग्रुप को डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है. इसका काम है इन सब लोगों को एक्सक्लूड करना. ओके. सो लेकिन अगर उस ब्लड स्टेन का डीएनए एसटीआर प्रोफाइल निकालने या वहां मिले ग्लास स्पीसीज पर फिंगरप्रिंट माइन्यूट मिल जाए, तो उस वो प्योर प्लेनेट पर सिर्फ एक ही इंसान हो सकता है, क्योंकि डीएनए सिर्फ आइडेंटिकल ट्विंस का ही सिमिलर हो सकता है. ओके. सो इसे कहते हैं इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज, पॉल क्रिक ने इंडिविजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, यानी एविडेंस को उसके सिंगल यूनिक सोर्स तक ट्रेस करना. Okay. So here is the class versus individual definition. So the definition is properties associated, class characteristics is parameter. Definition: properties associated only with a group category. Okay. And the properties attributable, which is individual characteristics, properties attributable to a single unique source. Then evidentiary value, excluded non-matching sources, narrow pools. इसके बाद यहाँ पे है कि consecutively identify a specific source, individualization. इसमें एग्जांपल्स में आता है क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स में एबीओ ब्लड ग्रुप, 9 mm बुलेट कैलिबर, नाइट शूट साइज 10 पैटर्न. ओके. इसमें आता है फिंगरप्रिंट माइन्यूट. फिंगरप्रिंट सबके डिफरेंस होते हैं, चाहे आइडेंटिकल ट्विंस हो. डीएनए एसटीआर प्रोफाइल, स्टायरेटेड टूल मार्क, ब्लड लैंड ग्रोव, स्टायरेशन मार्क्स. ओके. हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. ओके. So we already discussed the Crick individuality. So the Paul Crick, I'm writing here. Paul Crick gives the concept of individualization. Individualization concept. Okay. So यानी एविडेंस को उसके सिंगल यूनिक सोर्स तक ट्रेस करना. Moving to the next slide. Crime scene boundaries. Okay. So जब इन्वेस्टिगेशन मौके पर
इन्वेस्टिगेटर मौके पर पहुंचता है तो बाउंड्री टेप क्राइम सीन डू नॉट क्रॉस कितनी दूर तक लगनी चाहिए। बाउंड्री डिसाइड करने के चार फैक्टर्स हैं। मेन इंसिडेंट कहाँ हुआ, ब्लड स्टेन या कार्टेज केसेस कितनी दूर तक गिरे, सस्पेक्ट किस रास्ते से भागा और हवा या पानी से एविडेंस कहाँ तक भी जा सकता है या बह सकता है। सो बोर्ड पर मेरा गोल्डन स्लोगन देखिए। ओके, सो is a always set a larger parameter initially. Always secure a larger area initially, then narrow it down later if required. तो अगर आपने स्टार्टिंग में 100 मीटर का एरिया सील कर दिया और बाद में पता चला कि क्राइम सीन सिर्फ 20 मीटर में था, तो आप टेप को अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले ही छोटा एरिया सील किया और बाकी 50 मीटर पर फुटवियर मार्क्स और पुलिस मीडिया चलकर उन्हें मिटा दी, तो आप कितने भी टेप बढ़ा लो, लॉस्ट एविडेंस वापस नहीं आएगा। ओके, सो हियर इज बाउंड्री सेटअप। सबसे पहले एग्जैक्ट फोकल पॉइंट्स, तो पॉइंट ऑफ एंट्री एंड एग्जिट एंड सेंट्रल डिस्टरबेंस। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एविडेंसेस, ब्लड ट्रेल्स, कार्टेज शेल टाइप डिस्पर्सन, मूवमेंट पाथ, सस्पेक्ट विक्टिम एंट्री एस्केप एंड स्ट्रगल रूट्स, एनवायरमेंटल डिस्पर्सन, वाइंड और लिक्विड रन ऑफ फैक्टर। ये सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं क्राइम सीन बाउंड्री सेट करते वक्त। ओके, मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, विच इज 5 कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन। ओके, सो एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। सो ऐसे पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी केस ऑफ क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन। सो बोर्ड पर लिखे हुए इन 5 कोर ऑब्जेक्टिव्स को याद कर लीजिए। पहला है कंटेमिनेशन से बचना, प्रोटेक्ट फ्रॉम कंटेमिनेशन। ओके, दूसरा है फिजिकल और ट्रेस एविडेंस, जैसे माइक्रोफाइबर सिंगल हेयर स्ट्रैंड को ढूंढना और सही तरीके से कलेक्ट करना। ओके, उसके बाद तीसरा सीन की एग्जैक्ट स्टेट का फोटो, स्केच और नोट्स में डॉक्यूमेंट करना। चौथा रिकंस्ट्रक्शन, यानी ये पता लगाना कि पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ था, गोली किस एंगल से चली, और एविडेंस को कोर्ट में लीगली एडमिसिबल कैसे बनाना है, रिकंस्ट्रक्ट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। और पांचवा एस्टेब्लाइज कोर्ट एडमिनिस्ट्रेबिलिटी। ओके, सो एक वार्निंग पॉइंट है कि फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर का रोल कभी किसी सस्पेक्ट को जबरदस्ती गिल्टी प्रूव करना नहीं होता। उनका सोल ऑब्जेक्टिव होता है अनबायस्ड साइंटिफिक ट्रूथ को कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना। ओके, दीज आर द 5 कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन। ओके, so let's move to the blank slide so I can write them for you. Write with me so that you can memorize. ओके, अच्छे से याद करने के लिए दोबारा एक बार लिख लेते हैं। ओके, सो द 5 core objectives of crime scene investigation. ओके, सबसे पहला होता है प्रोटेक्ट। ओके, सो प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑन लॉस, टू प्रिवेंट
contamination and loss. उसके बाद identify and collect. Okay, so retrieve macro and trace evidence also. Retrieve and trace evidence also. Okay, उसके बाद फिर थर्ड है documentation. Okay, so freeze original scene state permanently. To freeze original scene, original scene state permanently. फिर उसके बाद आता है reconstruct, which is build exact sequence of events. Then admit in court, which is ensure legal compliance. Okay, admissibility. So the investigator role is uncover scientific truth. Okay, not to prove the predetermined guilt of a suspect. So now move to the next slide, which is standard of CSI systematic. सो ये स्लाइड आपका डेटा प्लेसी बी एग्जाम के लिए गोल्ड माइन है। सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से 100% बनते हैं। बोर्ड पर दिए गए फ्लो चार्ट्स को मेरे साथ 2 बार बोलिए। सबसे पहले प्रोटेक्ट, फिर डॉक्यूमेंट, फिर सर्च, फिर कलेक्ट, फिर प्रिजर्व, देन एनालाइज, देन रिकंस्ट्रक्ट एंड देन लिंक। ओके, सो एग्जाम में क्वेश्चन जो जंबल कर दिए जाएंगे, पहला ऑप्शन में लिखेंगे सर्च, कलेक्ट एंड देन डॉक्यूमेंट, वहां फंसना मत। हमेशा याद रखना डॉक्यूमेंट मस्ट हैपन बिफोर टचिंग और मूविंग एविडेंसेस। सो बिना फोटोग्राफी और स्केचिंग के अगर किसी ऑफिसर ने वेपन उठा लिया तो वो कोर्ट में एविडेंस चेन को वीक कर सकता है। ओके, सो सबसे पहले प्रोटेक्ट, विच इज सिक्योर सीन एंड cordon off. ओके, देन डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट फोटो, स्केच, नोट्स, ये सब चीजें। ओके, उसके बाद सर्च,
सर्च भी अलग अलग टाइप के होते हैं, सिस्टमैटिक, ग्रिड एंड स्पाइरल सर्च लाइक। ओके, उसके बाद कलेक्ट, सो क्लीन टूल्स एंड प्रॉपर पैकेजिंग। ओके, उसके बाद होता है प्रिजर्व, सील एंड लेबल विद सील impressions। उसके बाद एनालाइज, submit it to the forensic science lab, then reconstruct, rebuild crime sequence again, then link, present in court legal proof. Okay, so documentation must before occur disturbing or collecting photo. Okay, so the photography and sketching must be happen before evidence is touched or moved or backed. So this is the standard crime scene investigation systematic workflow. Now move to the next slide, which is classification of crime scene. Okay, so based on the location and environment and sequence, the crime scene is divided into five. Okay, crime classification of crime scene. First, सबसे पहले primary crime scene. So the primary crime scene. Okay, original location where the crime took place. So the पांच मेन कैटेगरी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, इंडोर, आउटडोर और कन्वीनियंस। लेकिन एक जरूरी कंसेप्ट समझिए, ये कैटेगरीज अलग अलग डब्बा नहीं है, ये ओवरलैपिंग हो सकती है। जैसे मान लो एक किडनैप्ड पर्सन को कार के अंदर मारा गया और कार को चलाकर जंगल में छोड़ दिया गया। अब ये क्या कार क्या है, ये एक कन्वीनियंस सीन भी है। और अगर मैं असोल्ट घर में नहीं हुआ तो ये कार एक सेकेंडरी सीन भी है। ओके, सो आओ अब इन पांचों को डिटेल में कंपैरेटिवली एनालिसिस के साथ समझते हैं। ओके, पहले देख लेते हैं। दूसरा है सेकेंडरी सीन, which is subsequent location where related evidence is found. Third is indoor scene, enclosed within a boundary structure. उसके बाद आउटडोर सीन, open environment exposed to weather, convenience सीन यानी involve mobile vehicles, mode of transit। और ये ओवरलैप कर सकते हैं। So the stolen gateway car is both convenience and secondary। अब इन्हें एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे आगे। So the first is primary crime scene। Okay, so the primary crime scene is definition. So the original or initial location where the criminal act took place. Okay, so original and initial location where the criminal act actually occurred. For example, bedroom where a fatal shooting occurred, bank hall during an armed robbery, jewelry shop where break-in occurred। So मान लो एक ज्वेलरी एक शोरूम के अंदर चोरी हुई और ज्वेलर को वहां शूट कर दिया गया, तो वो शोरूम क्या हुआ, प्राइमरी क्राइम सीन। यहाँ आपको क्या मिलेगा, यहाँ प्राइमरी स्ट्रगल के मार्क्स, गोली के खोखे यानी स्पेंट कार्टेज केसेस, दरवाजे के टूटे हुए लॉक्स और प्राइमरी हाई वेलोसिटी ब्लड स्पैटर मिलेगा। ओके, सो द मेमोरी ट्रिक बोर्ड पर लिखी हुई है, प्राइमरी बराबर इक्वल टू ओरिजिनल साइट। Okay, so the contain maximum evidence of core offense like weapon discharge, primary blood spatter, forced entry mark। Okay, so this is the primary crime scene. Now move to the next, which is secondary crime scene. So the secondary crime scene, so any location or subsequent or additional to the primary scene where physical evidence related to the offense is recovered। Okay,
सो फॉर एग्जाम्पल, मर्डर हुआ बेडरूम में, प्राइमरी। बॉडी को एक वैन में डालकर ले गए, विच इज सेकेंडरी सीन। बॉडी को एक जंगल में फेंक दिया, जंगल सेकेंडरी सीन 2। और वेपन को एक नाले में फेंक दिया, तो नाला सेकेंडरी सीन 3। सो यहाँ डेट रिप्लेस भी एस्पिरेंट्स गलती करते हैं कि नेम सेकेंडरी सुनकर बच्चे सोचते हैं कि ये कम इम्पोर्टेंट होगा। बिल्कुल गलत। सेकेंडरी वर्ड सिर्फ टाइम सीक्वेंस, क्रोनोलॉजी बताता है, इम्पोर्टेंस नहीं। कई बार प्राइमरी सीन को किलर साफ कर देता है, लेकिन सेकेंडरी सीन जैसे गेटवे कार पर किलर फिंगरप्रिंट या डीएनए मिल जाते हैं, तो केस सोल्व उससे हो जाता है। ओके, सो एनी सब्सिक्वेंट व्हीकल यूज्ड फॉर transport victim ditch where person was thrown, okay, and hideout storing stolen food. So secondary is not unimportant. Secondary refer to the chronological sequence of location status, so not the evidentiary importance. So the crucial evidence is DNA, fingerprints, murder weapon is frequently recovered at the secondary scenes. Okay, now let's move to the next slide. Now there is a comparison between primary and secondary crime scene. So they are the parameters: definition, chronology, type, example, एविडेंस फोकस। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन प्राइमरी क्राइम सीन, ओरिजिनल साइट वेयर द ऑफेंस टुक प्लेस। ओके, देन here is the subsequent site where related evidence is recovered. Now second parameter is chronology, first site of criminal activity। तो जो पहली साइट होती है क्रिमिनल एक्टिविटी जहाँ हुई हो, which is, and secondary is second and subsequent site in the crime scene। ओके, सो एग्जांपल हैं जैसे कि रूम, प्राइमरी के रूम वेयर विक्टिम्स वाज शॉट, फैटली शॉट। सेकेंडरी के एग्जांपल हैं व्हीकल यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट बॉडी और वेपन और डिच साइट्स। उसके बाद आते हैं एविडेंस, फोर्थ पैरामीटर, प्राइमरी स्ट्रगल, फायर्ड केसेस, डायरेक्ट ब्लड स्टेन्स। उसके बाद सेकेंडरी क्राइम सीन है ट्रांसफर एविडेंसेस, ट्रेस मटेरियल, डिस्कार्डेड आइटम्स। ओके, सो एग्जाम के रिवीजन के लिए कंपैरिजन टेबल बोर्ड पर देखिए। ओके, इसको अपने नोट्स में भी लिख लीजिए। क्वेश्चन में जब सिनेरियो दिख दिया जाए तो हमेशा टाइमलाइन ड्रॉ करके पहले और बाद के इवेंट्स को सेपरेट करना चाहिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, which is indoor crime scenes। The indoor crime scenes is located inside a enclosed building or structure, house, office। ओके, सो जो इनसाइड होते हैं मतलब एनक्लोज होते हैं, बाउंड्री होती है जिनकी चारों तरफ से, उनको कहते हैं इंडोर क्राइम सीन। उसके बाद देखते हैं इसके ऑपरेशनल एडवांटेजेस। ओके, सो इसके कुछ ऑपरेशनल एडवांटेजेस होते हैं जैसे कि प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, शील्डेड फ्रॉम रेन, विंड, सनलाइट, डिग्रेडेशन। सो अगर बाउंड्री के अंदर है तो ना तो रेन है, ना विंड है, ना सनलाइट है, ना डिग्रेडेशन है, तो इन्हें एनवायरनमेंट से प्रोटेक्टेड होते हैं पहले से पहले ही। इनके ऑपरेशनल एडवांटेजेस है। उसके बाद इजियर पैरामीटर कंट्रोल, सो द डोर्स एंड विंडोज सर्व एज अ नेचुरल फिजिकल बैरियर्स। ओके, सो ये जब कोई सस्पेक्ट इसके अंदर, ये क्रिमिनल इसके अंदर आता है, तो ये सब एक नेचुरल फिजिकल बैरियर की तरह काम करते हैं। सो जो सस्पेक्ट या फिर क्रिमिनल होता है वो इन पर एविडेंसेस या ट्रेसेस लीव कर देता है। उसके बाद ट्रेस एविडेंस रिटेंशन, सो फाइबर एंड डस्ट रिमेन अनडिस्टर्ब्ड longer। तो अगर इंडोर है तो ना तो एयर है, ना रेन है,
सो जो फाइबर्स हैं, जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं और डस्ट है, वो ऐसे की ऐसे ही अनडिस्टर्ब रहेगी लॉन्गर टाइम तक। उसके बाद देखते हैं आउटडोर क्राइम सीन। ओके, so the outdoor crime scenes. So outdoors scenes में इन्वेस्टिगेटर एक्सट्रीम आउटडोर क्राइम सीन्स होते हैं, जैसे कि जंगल, खेत, हाईवे या रेल ट्रैक्स। ओके, तो आउटडोर सीन्स में इन्वेस्टिगेटर एक्सट्रीम अर्जेंसी दिखानी पड़ती है, क्योंकि आउटडोर सीन्स का सबसे बड़ा दुश्मन है बारिश। ओके, एनवायरनमेंट। सो बारिश आई तो सारा ब्लड स्टेन वॉश आउट हो जाएगा। हवा चली तो सोइल, फुटवेयर इंप्रेशन मिट जाएंगे और फाइबर्स उड़ जाएंगे। धूप, सनलाइट, यूवी जो होते हैं ब्लड सैंपल के अंदर डीएनए और हाइड्रोलाइज और डिग्रेड कर देती है। उसके बाद एनिमल्स, स्ट्रे डॉग्स, इंसेक्ट बॉडी एंड एविडेंस को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसलिए आउटडोर सीन मिलते ही सबसे पहले फ्रेजाइल एविडेंस को प्लास्टिक कोन्स, बकेट्स या ट्रैम्पोलिन शीट से कवर किया जाता है। सो मेजर ऑपरेशनल चैलेंजेस, वेदर थ्रेट्स, ओके, रेन washes blood, low fiber, UV light degrade DNA, biological disturbance, animal activity, insect vegetation growth, securing difficulty, require large physical parameter tape and police personnel. So, अब देखते हैं नेक्स्ट की स्लाइड, which is indoor versus outdoor crime scene. It's a comparison between indoor and outdoor crime scene. सबसे पहले indoor, outdoor. Okay, so there are four parameters which is enclosure, यानी सो सिक्योरिटी सेटअप इंडोर में इजी होता है, ओके, आउटडोर में डिफिकल्ट। वेदर रिस्क इंडोर में लो होता है, आउटडोर में एक्सट्रीमली हाई। ट्रेस रिटेंशन इंडोर में हाई होता है, आउटडोर में लो। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर क्वेश्चन आए कि विच क्राइम सीन रिक्वायर्स अ हाईएस्ट इमीडिएट प्रोसेसिंग अर्जेंसी ड्यू टू द एनवायरमेंटल फैक्टर, तो आंसर हमेशा आउटडोर क्राइम सीन होगा। ओके, सो एनक्लोजर, फुली एनक्लोज बाय फिजिकल वॉल्स, ओके, विच here is open and unconstrained boundaries. उसके बाद weather vulnerabilities, animals minimal, okay, animal क्या, minimal, protected from elements, the weather से कम ही रिस्क के चांस है। इस यहाँ पर एक्सट्रीमली हाई, क्योंकि एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है वेदर। उसके बाद सिक्योरिटी सेटअप इजी होता है, डोर लॉक, विंडो। यहाँ पर डिफिकल्ट होता है, रिक्वायर होती है लार्ज टेप्स की और पुलिस की भी। उसके बाद अर्जेंसी लेवल, स्टैंडर्ड सिस्टमेटिक पेसिंग पॉसिबल, इमीडिएट प्रायोरिटी प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड। ओके, हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्राइम सीन पर, विच इज कन्वीनियंस क्राइम सीन। सो फिफ्थ क्लासिफिकेशन है कन्वीनियंस क्राइम सीन। कन्वीनियंस मतलब ट्रांसपोर्टेशन के साधन, जैसे कार, बस, ट्रेन, प्लेस या बोट। सो फोरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू से व्हीकल के अंदर का छोटा कन्फाइंड स्पेस एविडेंस का खजाना होता है। बोर्ड पर फोटोस्पोट देखिए। सो द स्टेयरिंग व्हील्स और डोर हैंडल्स पर लेटेंट यानी छपे हुए फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। हेडरेस्ट रेस्ट और सीट फैब्रिक पर हेयर स्ट्रैंड मिल जाते हैं। डैंड्रफ और क्लॉथ के फाइबर्स फंस जाते हैं। उसके बाद एक्सेलरेटर, ब्रेक पेडल्स पर सस्पेक्ट के जूतों की मिट्टी, सोइल मिल जाती है, ओके, जिससे पता चलता है कि सस्पेक्ट किस ज्योग्राफिकल एरिया से आया था। तो द इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल इज, व्हीकल को टो करके पुलिस स्टेशन ले जाने से पहले उसकी ओरिजिनल प्लेस पर फोटोग्राफी कंप्लीट होनी चाहिए।
Okay, so involve any mobile vehicle or mode of transportation, convenience crime scene. So confined high yield contact space yield rich trace evidence. So confined high contact space yield rich evidences. Latent fingerprint on door handles, biological evidence, blood, saliva, hair on headrest, unpolished fibers, soil tire impressions on pedal. Okay, so स्टूडेंट्स, इस कन्वीनियंस क्राइम सीन के साथ हमारा चैप्टर 4 का मॉड्यूल 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, सो जल्दी से एक बार देखते हैं मेरे साथ, 10 सेकंड में पूरा रिकॉल करते हैं। सो सबसे पहले प्राइमरी सीन जहाँ मेन क्राइम स्टार्ट हुआ, सेकेंडरी जहाँ बाद में रिलेटेड एविडेंस मिला, इंडोर क्राइम सीन जो वेदर से प्रोटेक्टेड होता है और ट्रेस एविडेंस को सेफ रखता है। उसके बाद आउटडोर सीन जहाँ वेदर दुश्मन है और हाई अर्जेंसी चाहिए। उसके बाद कन्वीनियंस सीन्स, व्हीकल ट्रांसपोर्ट जहाँ फिंगरप्रिंट फाइबर और पेडल सोइल सबसे ज्यादा मिलते हैं। ओके, सो अगले लेक्चर में यानी पार्ट 2 में हम इस चैप्टर का सबसे हाई यील्डिंग टॉपिक समझेंगे, जिसमें आएंगे 5 क्राइम सर्च पैटर्न। ओके, सीएसआई डॉक्यूमेंटेशन ट्रायड, एविडेंस पैकेजिंग मैट्रिक्स, चेन ऑफ कस्टडी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो इस पार्ट 1 के सारे नोट्स और बोर्ड वर्क का स्क्रीनशॉट के ले लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ नोट्स और प्रैक्टिस एमसीक्यू का को टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। अगर आज की क्लास आपके कंसेप्ट क्लियर हुए हैं तो आपको और पढ़ने में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फेलो डी ट्रिपल एस बी आई यू बी ट्रिपल एस सी एफ एस एल एस्पिरेंट्स को और व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और साइंस मेंटर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए जैसे पार्ट 2 आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, सब पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। टारगेट एक ही है, डे ट्रिपल एस बी जे एस से 2026 और यू बी ट्रिपल एस सी एफ एस एल। ओके, मिस सिलेक्शन। So thank you so much, student. See you in the next class. Keep learning with Science Mentor. Okay. जय हिंद।